जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हो कुछ ना कुछ मैं लेके आता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए और होता ही ऐसे है। अगर आप इस वीडियो को पूरा जानकारी पूर्वक पूरा देखे अपना दिमाग लगा के, तो आपको भी समझ में आ गया कि हर स्टेज पर चढ़कर हमारे नेता कुछ इतिहास बताते हैं। जैसे कि मैं भी अपने चैनल से इतिहास बताता हूँ, जो सच है वो आपके सामने लाता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग इस इतिहास के बारे में हो जाते हैं कंफ्यूज, और कंफ्यूज हो जाने के बाद उनको ये लगता है कि हमारे दुश्मन कोई एक कम्युनिटी बन गई है। ठीक है, ये नेस्तनाबूद होने के पीछे कोई ना कोई समुदाय रहा होगा, तो इसको हम इतिहास के द्वारा देखते हैं। फिर भी लोगों के दिल में एक सवाल है कि अभी आदिवासियों का स्टेप क्या है। ज्यादा से ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी, यह दो प्रश्न आदिवासियों के सामने खड़े हैं। दूसरी एक मैं आपको बात बता दूं, आपके जो भी आप जनजाति हैं, जो भी आप आदिवासी कम्युनिटी में आते हैं, आपके छोटी छोटी जातियों में भी आपको विरोध नजर आता है। सवाल यह है कि जख्मों को देखकर रोना है या आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो स्टेप क्या होगा, ये अगर बातें कोई समझा नहीं पाता तो आदिवासी समाज को दिशा भूल कर रहे हैं लोग, ऐसा मैं कहूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप एंडिंग तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा। इतिहास को बताना उतना ही जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यहाँ के युवा वर्ग को दिशा देना। अगर ये युवा वर्ग सही दिशा में काम ना करे तो हो सकता है आदिवासी अंधेरे में लाठी चलाने जैसा हो जाएगा। आदिवासी आदमी हर आने वाले मेहमान को सरोजता था, उसको अच्छा रखता था, और यही बात हुई कि आने वाला मेहमान ही उसका इतिहास छीनने लगा। और बात यही हुई, इतिहास संस्कृति के पल्ले झाड़ते हुए आदिवासी इंसान आज ऐसी कगार पे खड़ा है, वो एक हाथ से संस्कृति को बचाना चाहता है और दूसरे हाथ से वजूद को बचाना चाहता है। एक हाथ से वो आदिवासियों को विकास की धरोहर पर देखना चाहता है, तो दूसरे हाथ से अपनी संस्कृति सभ्यता को भी दुनिया को दिखाना चाहता है। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकेगा? बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि कन्ना के सर, आप तो अपने वीडियो में बताते हो कि ये इतिहास रहा है, वो इतिहास, लेकिन आगे की स्टेप क्या होगी? इस वीडियो में आपको आगे की स्टेप दिखेगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात दोस्तों, यहाँ पे सभी जो युवा वर्ग पढ़ा है, कोई एमए कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई उससे बड़ा सीख रहा है, और कोई गोंडियन आदिवासी इस कल्चर में खुद को डाल रहा है, देख रहा है। पहली बात ये सोचिए कि आपको इतिहास को देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस इतिहास को देखने का नजरिया चेंज नहीं कर पाते तो आप इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास को देखने का नजरिया कैसे? देखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, वीर बाबूराव शर्मा के वीरांगना रानी दुर्गावती, कुमराल भीमू, ये सभी जो लोग हैं, इन सभी की विचारधारा कैसे थी? वीर बाबूराव शर्मा के एक जमींदार होने के बावजूद उन्होंने आवाज उठाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर आप स्टोरी ले तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी एकदम गरीब घर के नहीं थे। उनके पास वो अवेलेबल था, जिनको वो आवाज देते थे, वो सभी उनके पास अवेलेबल होता था। फिर भी शिवाजी महाराज ने आवाज उठाई। आप तैरते जाते हो तो ये कॉमन बात है, लेकिन आप सिस्टम के विरोध में तैरने की कोशिश करते हो, ये बात है। सूर्य बिरसा मुंडा भी, अगर वो बाकी आदिवासियों की तरह सब सहते रहते तो शायद उनका नाम आज लिस्ट में नहीं होता, लेकिन उन्होंने उलगुलान किया, उस आवाज के खिलाफ आवाज दी जो आवाज हमारे लिए नहीं था, और उस आवाज के लिए आवाज दी जो आवाज आदिवासियों का था। आदिवासियों को क्यों डाकू लुटेरा कहा जाता है? आदिवासियों क्यों गरीब 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 करके दुत्कारा जाता है? आदिवासियों को बैकवर्ड क्यों कहा जाता है? और आदिवासियों पे अनन्य प्रकार के धर्म क्यों थोपे जाते हैं? जब इन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे, आप इस बातों को समझ पाएंगे। जैसे कि सभी कम्युनिटी है, इनका इतिहास कहीं ना कहीं से संलग्न होता है, लेकिन हमें अपना दृष्टिकोण चेंज करना है। दृष्टिकोण से देखना है कि ट्राइबल इतिहास को सही मायने में कैसे कैसे बदला गया। ये बदला गया शब्द भी है और बदल गया ये भी शब्द आता है। जैसे कि देखिए, आर्य अनार्य संघर्ष में बहुत सारी संस्कृति खत्म हो गई और एक नई संस्कृति का उदय हुआ। वो आर्य अनार्य संस्कृति से मिश्रित संस्कृति आगे आई। हो सकता है इनमें से कुछ परंपराएं आदिवासियों के आगे गए हो और कुछ परंपराएं आदिवासियों के रिवर्स में बचे हो। आगे का स्टेप ये है कि आदिवासी संस्कृति और आदिवासी लोग, आपको पता है कौन से सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं? आदिवासी इंसान अगर
ये पढ़े लिखे नौकरी वाले लोगों को छोड़ दिया जाए, जो 5% नौकरी वाले लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो आदिवासी आज भी किसी कंपनी में मजदूर है, किसी खेती पर दिहाड़ी का काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो खेती करता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी शहर में जाकर किसी कंपनी में एक बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील करता है। वो 200-300 रुपये रोज ही करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी ठेकेदार के काम पे जो कामगार नजर आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल लोग होते हैं। यानी ये तो हम कह सकते हैं कि 100% में से जो 90% लोग हैं वो मजदूरी दिहाड़ी का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी पकड़ उस रोज है जो मेहनत का काम करते हैं। इसके बचे थोड़े से 2%, 3% लोग हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस डालने की कोशिश कर रहा है, और ये बात है। तो असल में ये बात है कि ये जो ट्राइबल लोग हैं इनकी पकड़ अपने एरिया में ज़्यादा है, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, स्वयं रोजगार नहीं है, लोगों के रोजगार पे जीते हैं। तो एक बात हुई कि उनका आवाज़ असेंबली तक पहुंचता नहीं है, सीधी बात, या उनके बातों को कोई भी सीरियसली लेता नहीं है। जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, शंभू शेख पे वीडियो बनाया, तो बहुत लोगों ने हंसी मजाक में इसको टाल दिया कि ये बंदा आया है, पाकिस्तान से आया है, फिर ये वीडियो बना रहा है। क्योंकि आदिवासियों को इसलिए कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि लोगों को लगता नहीं है कि इनकी पावर कितनी है, कैसी है, इनका पता नहीं है। आदिवासी यानी फिल्मों में दिखाया गया है कॉमेडी कैरेक्टर। इसके लिए आदिवासी भाई बहनों, मेरे युवा वर्ग, आपको खुद की योग्यता सिद्ध करनी है। आप योग्यता के अनुसार ही यहाँ पे लोग आपकी दखल लेंगे। अभी वो कैसे? ऐसा नहीं है कि एक स्टेज पे चले जाए और लाखों लोग सुनेंगे आपकी बात। क्यों सुनेंगे? क्यों सुनेंगे आपकी बात लाखों लोग स्टेज पर से? इसलिए सुनेंगे क्योंकि आपके लाइफ में आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है, और बहुत सारे लोग इसी बात में फंस जाते हैं। उनको लगता है मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और फिर यही लोग समाज के लिए आंदोलन, नारे लगाते हैं, लेकिन वो खुद की योग्यता समाज के सामने सिद्ध कर नहीं पाते। और बात यही आती है कि उनकी कोई भी सुनता नहीं है, हालांकि उनके पास बहुत बड़ा नॉलेज होता है। इस दुनिया का पहला रूल है कि आप अपनी योग्यता को सिद्ध करिए, फिर आपका समाज आपके पीछे खड़ा रहेगा। अगर आपको समाज सेवा करनी है तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो भी सेक्टर में हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको चित्रकलाएं आती हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में पहले अपना नाम बड़ा करो, उसके बाद आप समाज सेवा कर सकते हो। और समाज सेवा बहुत जोरों शोरों से इसलिए होगी क्योंकि आपका नाम बड़ा है, आपने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। दोस्तों, इसका नंबर 2 पॉइंट ये आता है कि आदिवासियों को गुमराह करने में, रियली ये कड़वी बात है, उनके नेता ही ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। जब वो स्टेज पर आते हैं तब उन्हें इतिहास दिखता है, इतिहास में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लेकिन वो आगे की प्लानिंग बिल्कुल नहीं बताते और लोगों को गुमराह करके रखते हैं। और यही बात होती है कि आदिवासी इंसान अपने लोगों को वोट देकर सामने तो लाता है, लेकिन वो 100% आदिवासियों के लिए खरे उतर नहीं सकते। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आज के युवा वर्ग को यह समझना चाहिए कि अंधविश्वास और विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। उदाहरण के तौर पर कोई मर जाता है, जब दफना के जब घर में रिटर्न आता है तब एक रस्म होती है। वो रस्म बहुत ही सादी तरीके से होती है। एक बाल्टी भर पानी रखा होता है, उसके सामने एक कटोरी में हल्दी रखा होता है। आने वाले लोग कटोरी की हल्दी थोड़ी सी उठाते हैं, हाथ को लगाते हैं, हाथ धोते हैं और फिर अपने घर की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको अंधविश्वास कहकर हमारे पढ़े लिखे लोगों ने इसको टाल दिया। बात ऐसी है कि हल्दी एक एंटीबायोटिक है। जब आप किसी के मौत करके आते हो तो आपके हाथ पर हो सकता है बैक्टीरिया लगा हो। हल्दी को लगाकर, हैंड वॉश तो तब के काल में नहीं था, हल्दी को लगाकर वो हाथ धोया जाता है, यानी वो पूरा बैक्टीरिया मर जाता है। अभी इसको अंधविश्वास कहने वाले लोगों को ये पता नहीं कि इसके पीछे विज्ञान है। यानी आज के युवा वर्ग को ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे जो आदिम काल से परंपरा चलती आ रही है, सच में वो अंधविश्वास है या उसके पीछे छुपा हुआ कुछ विज्ञान है। दोस्तों, ये जो बातें हैं, ये जो विचारधारा है, हमारे समाज में, जातियों में आपसी झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि विचारधारा सेम नहीं होती। एक विचारधारा कहती है कि बिरसा मुंडा हमारे एरिया के नहीं है तो हमें हमारे पेन की पूजा करनी चाहिए, और करनी ही चाहिए क्योंकि अपने इतिहासकारों को आगे लाना चाहिए। लेकिन एक विचारधारा ये कहती है कि इंडिया में कौन से भी कोने में किसी भी महापुरुष ने उलगुलान किया हो वो अपना है। ये थोड़े से विचारधारा चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपसी झगड़े, मनमुटाव चला रहता है।
इस बात को समझना है। इस बात को समझ के सभी क्रांतिकारियों की विचारधारा क्या थी, उनका संदेश देना क्या था। बिरसा मुंडा ने सिर्फ आदिवासी लोगों के लिए उठाव किया था क्या, या सभी लोगों के लिए किया था? क्रांतिवीर बाबूराव शेड़माके ने जब यहाँ पे उठाव किया तो एक ही आदमी के लिए किया, एक ही जाति के लिए किया, या सभी लोगों के लिए किया? ये बात हमें समझनी चाहिए। और जब ये बात हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि आगे का एक्शन क्या लेना है। दोस्तों, एक्शन लेने के बारे में इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले सालों में एक्शन की रीति पद्धति चेंज हो जाती है। जैसे कि आदिवासियों पे कोई गवर्नमेंट ने जांच करा ली हो तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। आदिवासी हर क्षेत्र में उमड़ पड़े, हर क्षेत्र में आ गया, इसलिए हमें हर सेक्टर को उनके लिए खोलना पड़ेगा। और ये हम ही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं करेंगे। आज तक हमने राह देखी, कुछ नहीं हुआ है। हमारे युवाओं को एक निवेदन है कि भाइयों, आप जिस सेक्टर में हो उस सेक्टर में खुद तो जाइए, खुद तो प्रगति करिए, विकास करिए, लेकिन आपके सेक्टर में बाकी लोग कैसे आ सकेंगे, आपके सेक्टर में बाकी लोग भी कैसे जुड़ जाएंगे, स्वयं रोजगार कैसे मिलेगा, इन बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। आदिवासी बंबू के काम बहुत भारी मात्रा में करते हैं और वो काम बहुत, कलाकृति बहुत अच्छी होती है, मिट्टी के बर्तन बनाना, उस पर कारीगिरी निकालना। लेकिन बात ऐसी होती है कि उनके बाजार से सस्ते में उसको खरीदा जाता है और शहरों में उसको बड़े दाम में बेचा जाता है। गांव वाला आदमी अगर डायरेक्टली शहरों में बेच सके तो उसको मुनाफा बहुत बड़ी तादाद में होगा और उसका खुद का विकास जल्दी होगा। यानी हमारे जो ट्राइबल मार्केट में जो सामान बनते, चीजें बनती है, उसको अगर डायरेक्टली मार्केट मिल जाए तो ये सभी बातें हमें देखनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक इस देश का, ट्राइबल लोगों का इकोनॉमिकल इशू सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, वो समाज की बातें उनको समझ में नहीं आएगी। तो रोजगार से शिक्षा और शिक्षा से रोजगार, ये जो बातें, दो बातें जो आज मैं समझा रहा हूँ, वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। क्योंकि शिक्षा से रोजगार उत्पन्न हम कर सकते हैं और रोजगार से भी शिक्षा भी ले सकते हैं, और यह दोनों भी इम्पोर्टेंट है किसी समाज को आगे आने के लिए। लड़ाइयाँ तो होते रहेंगे, आंदोलन छिड़ते रहेंगे, समाज हमारा। इस बीच अगर हम इन सभी बातों को समझ ले कि प्रगति कैसे करनी है, विकास को साध्य कैसे करना है, सकता है आने वाली राह हमारे लिए सिंपल हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो का बताने का एक ही है कि विचारधारा को लेकर चलिए, सभी को समझ कर, एक दूसरे को समझ कर चलिए। और ये जो विचारधारा है, इतिहास की विचारधारा, आगे बढ़ने की विचारधारा, अगर आपको कुछ करना है, असेंबली को समझना है, तो आपको लोकतंत्र समझना है, संविधान को समझना है। और संविधान को समझने के बाद आपको ही पता है कि क्या हो सकता है। तो ये सभी जो बातें हैं, ये सभी बातें बताने का मेरा एक ही कंटेंट है कि आपको समझ में आए कि जो लोग आपके आंखों को पट्टी बांधते हैं और जोरों जोरों से चिल्लाते हैं, ऐसा होता अगर जोरों जोरों से चिल्लाने से हमारा इतिहास पर रिटर्न आता तो हम वही करते। लेकिन आज ये नहीं है, तो इतिहास को बचाने की बहुत सारी कोशिश करना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों बहनों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।